थी उसमें हमने 28 क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। अब 28 क्वेश्चंस के बाद जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज की प्रश्नोत्तरी में मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रश्नोत्तरी में टोटल 45 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको 28 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आरपीएससी का, जो 1993 का था, और ये सेलेक्ट का पेपर है। और ये मुझे बुक मिली है, बहुत पुरानी बुक है, ये लाइब्रेरी में मुझको प्राप्त हुई थी, जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। तो देखो 29 क्वेश्चन क्या है। नई कहानी आंदोलन में प्रमुख योगदान देने वाले रचनाकार का नाम क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि नई कहानी आंदोलन में प्रमुख योगदान देने वाले रचनाकार का नाम क्या है। कमलेश्वर है, रांगे राघव है, जिनेंद्र है, या उषा प्रियवंदा है। जो नई कहानी है उसमें प्रमुख योगदान देने वाले रचनाकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है। कमलेश्वर है, रांगे राघव है, कमलेश्वर है, रांगे राघव है, कमलेश्वर है, रांगे राघव है, जिनेंद्र है, या उषा प्रियवंदा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कमलेश्वर। जो नई कहानी आंदोलन में प्रमुख योगदान देने वाले रचनाकार का नाम है वो क्या है, कमलेश्वर है। अगला क्वेश्चन देखो 30, कौन सी कृति महाभारत के संदर्भों पर आधारित है। ये तो सबको पता होगा कौन सी कृति है जो महाभारत के संदर्भों पर आधारित है। संशय की एक रात है, अंधा युग है, महाप्रस्थान है, या प्रस्थान पर्व है। तो जो महाभारत के संदर्भों पर आधारित कृति है वो कौन सी है, अंधा युग। कौन सी हो गई, अंधा युग हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, एकांकी लेखन में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम कौन सा है। आपसे पूछा गया है जो एकांकी लेखन था उसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम किसका है। गणेश प्रसाद का है, भगवती चरण वर्मा का है, राम कुमार वर्मा का है, या उपेंद्र नाथ अश्क का है। एकांकी लेखन में जो सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम है वो किसका है, राम कुमार वर्मा का है। किसका है, राम कुमार वर्मा एकांकी लेखन में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम है। अगला क्वेश्चन देखो 32। अगला क्वेश्चन आपका है, शुक्ल जी के निबंधों को मुख्यतः किस कोटि में रखा गया है। 32 क्वेश्चन है। शुक्ल जी के जो निबंध हैं उनको हम किस कोटि में रख सकते हैं। ललित निबंध की कोटि में रख सकते हैं, वर्णनात्मक में रख सकते हैं, व्यंग्यात्मक में रख सकते हैं, या मनोविश्लेषणात्मक में रख सकते हैं। शुक्ल जी के निबंधों के बारे में पूछा गया है तो हम शुक्ल जी के निबंधों को किस कोटि में रख सकते हैं। आपको इसका आंसर मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है कि शुक्ल जी के निबंध किस कोटि में रखे गए हैं। ललित में रखे गए हैं, कि वर्णनात्मक में रखे गए हैं, कि व्यंग्यात्मक में रखे गए हैं, मनोविश्लेषणात्मक में रखे गए हैं। देखो मनोविश्लेषणात्मक में तो होंगे नहीं, व्यंग्यात्मक में होंगे नहीं। वैसे इसका ज़्यादा सटीक आंसर क्या हो सकता है, वर्णनात्मक हो सकता है, लेकिन ललित और वर्णनात्मक में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप मुझे बताना, इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि शुक्ल जी के निबंध है बहुत अधिक बहुत ज़्यादा संख्या में लिखे गए हैं। ललित निबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक ही पंक्ति में क्या कह देते हैं, सारी बात को विस्तार रूप में, पहले वो विस्तार रूप में कह देते हैं, फिर उसका शीर्षक रूप में क्या दे देते हैं, एक ही पंक्ति में दे देते हैं, इसलिए उनके निबंध वर्णनात्मक में भी हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि इसका आपके अनुसार इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किस आलोचक ने किया है। आपसे पूछा गया है कि जो ऐतिहासिक पद्धति है उसका उपयोग किस आलोचक ने किया है। ये तो सबको पता होगा कि ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किस आलोचक ने किया है। पदम सिंह ने किया है, कन्हैया लाल ने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, या देवराज ने किया है। तो ऐतिहासिक पद्धति का जो उपयोग किया है वो किसने किया है, वो किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रामविलास शर्मा की गणना किस आलोचना पद्धति के अंतर्गत की जाती है। आपसे पूछा गया है कि रामविलास शर्मा थे, उनकी गणना किस आलोचना पद्धति के अंतर्गत की जाती है। प्रगतिवादी के अंतर्गत, शास्त्रीय के अंतर्गत,
तुलनात्मक के अंतर्गत या सौष्ठववादी के अंतर्गत? ये तो क्लियर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा प्रगतिवादी कवियों के अंतर्गत आते हैं, तो उनकी आलोचना पद्धति की गणना हम किस में करेंगे? प्रगतिवादी में करेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? प्रगतिवादी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। रेखाचित्र लेखन के क्षेत्र में कौन सर्वाधिक उल्लेखनीय है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेखाचित्र लेखन किया था उस क्षेत्र में कौन सर्वाधिक उल्लेखनीय है? नगेंद्र है, महादेवी वर्मा है, सेठ गोविंद दास है या गुलाब राय है? तो इसका आंसर भी आप लोग आसानी से बता सकते हो कि रेखाचित्र लेखन के क्षेत्र में इन चारों में से जो सटीक आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा है। अगला क्वेश्चन देखो 36, यात्रा साहित्य की रचना करने वालों में प्रमुख नाम कौन सा है? तो आप सबके सिलेबस में भी लगा हुआ है, यात्रा साहित्य किसने की थी? पहले कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में लगा हुआ था, राहुल सांस्कृत्यायन की तिब्बत की यात्रा। तो यात्रा साहित्य की रचना करने वालों में यदि प्रमुख नाम पूछा जाए तो ये तो अमृतलाल बेगड़ ने भी यात्रा साहित्य लिखा है, लेकिन प्रमुख नाम किसका आ जाएगा? राहुल सांस्कृत्यायन का आ जाएगा। भगवत शरण है, गोपाल दास व्यास है या यशपाल जैन है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राहुल सांस्कृत्यायन। अगला क्वेश्चन देखो, महादेवी कृत स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? जो महादेवी ने स्मृति की रेखाएं लिखी थी वो किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है या जीवनी है? तो ये किसके अंतर्गत आती है? स्मृति की रेखाएं ये आती है हमारी संस्मरण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? संस्मरण के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन 30 देखो, संचारी भाव वे भाव हैं जो विभाव में रहते हैं, स्थायी भाव को गति देते हैं, स्थायी भाव को उत्पन्न करते हैं या क्षय हृदय में रहते हैं। संचारी भाव जो संचरण करने का काम करते हैं तो ये क्या करेंगे? स्थायी भाव को क्या देते हैं? गति देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्थायी भाव को ये क्या देते हैं? गति देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, श्रृंगार रस को रसराज क्यों कहते हैं? जो श्रृंगार रस है उसको रसराज क्यों कहते हैं? कार्य की बहुलता के कारण कहते हैं, रसोदेग की अधिकता के कारण कहते हैं, कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण कहते हैं या विभाव के कारण कहते हैं? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण श्रृंगार रस को हम क्या कह सकते हैं? रसराज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 40, विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति इस सूत्र के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो इसको तो सभी लोग बता देंगे कि ये सूत्र किसने दिया था? विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इस सूत्र के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो भरत मुनि है, अभिनव गुप्त है, क्षेमेंद्र है या मम्मट है? तो वो कौन है? वो भरत मुनि है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भरत मुनि आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, भरत सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा जा रहा है अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत, तो भरत मुनि है, भट्टनायक है। भट्टनायक का कौन सा सिद्धांत था? भुक्तिवाद सिद्धांत था। शंकुक का कौन सा सिद्धांत था? अनुमतिवाद सिद्धांत था। और अभिनव गुप्त का कौन सा सिद्धांत है? अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अभिनव गुप्त। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अभिनव गुप्त इसका आंसर आ जाएगा। शंकुक का अनुमितिवाद है, भट्टनायक का भुक्तिवाद है। अगला क्वेश्चन है, साधारणीकरण का मूल उद्देश्य क्या है? 42वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो साधारणीकरण है उसका मूल उद्देश्य क्या है? सहयोग स्थापित करना, आनंद की अनुभूति प्रदान करना, कवि के मूल भावों के साथ सह हृदय का तादात्म्य करना, ये कराना या सह हृदय में रसोत्पन्न करना। तो जो साधारणीकरण का मूल उद्देश्य क्या होगा? कवि के मूल भावों के साथ सह हृदय का तादात्म्य कराना क्या हो जाता है? साधारणीकरण का मूल उद्देश्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? जो मुख्य अर्थ का बोध कराती है उस शक्ति को क्या कहते हैं? रूढ़ि लक्षणा कहते हैं, लक्षण लक्षणा कहते हैं, व्यंजना कहते हैं या अभिधा कहते हैं? तो उस शब्द शक्ति को हम क्या कहेंगे? जो मुख्यार्थ का बोध कराती है उसको हम कहते हैं अभिधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, यथार्थवाद की मूल विशेषता क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि यथार्थवाद की मूल विशेषता क्या है? जीवन से परिचित कराना है, सांस्कृतिक गतिविधियों का चित्रण है, वर्तमान पर बल देना है, जीवन की कटुताओं और विषमताओं का चित्रण है। तो क्या है यथार्थवाद की मूल विशेषता? होती है जीवन की कटुताओं और विषमताओं का चित्रण कराना ही क्या हो जाती है? यथार्थवाद की विशेषता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्या पूछा जा रहा है? मानववाद के अंतर्गत निम्न में से किस प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है? जो मानववाद है उसके अंतर्गत
अंतर्गत निम्न में से किस प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है? मूल्य विघटन पर दिया जाता है, मूल्यों के क्रमिक उत्थान पर दिया जाता है, मानव मूल्यों के विकास पर दिया जाता है या मानव जीवन के क्रियाकलापों पर दिया जाता है। तो मानववाद के अंतर्गत जो प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है वो क्या है? मानव मूल्यों के विकास पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? मानव मूल्यों के विकास पर बल दिया जाता है। तो आज मैंने आपको शेष बचे हुए क्वेश्चन जो उस पेपर में पूछे गए थे वो करा दिए हैं। 29 से मैंने स्टार्ट किए थे और 45 तक क्वेश्चन थे। उस पेपर में 45 क्वेश्चन आए होंगे, तो इसलिए इसमें कितने क्वेश्चन थे? 45। ये स्लेट का पेपर था और कौन से ईयर का है मैं देख के बताती हूँ। अभी 1993 का पेपर है। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ जिससे आपकी क्वेश्चन पर समझ विकसित हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पेपर में घूम फिर कर पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।